हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। ऐसा अब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात ही कर रहे थे, आप जो कहते हैं मैं उस जुमले को पकड़ना चाहूँगा, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड था, वो ये कि सियासी जमातों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आप कहते हैं मामला को हल करने के असली मसाइल जो मैंने इब्तिदा में किए, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि सियासी जमातों की जो आप, ठीक है मैं आपको पॉलिटिकल सवाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये नहीं कहना जायज़ है कि जिस तरह के मामलात पे जोर दिया गया है वो एक बड़ा बेहतरीन प्लान है, क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस, हर दिन एक नया क्राइसिस क्रिएट करना। डोंट यू नॉट एग्री? देखिए सर, बात दरअसल ये है कि जहाँ तक मौजूदा सिचुएशन का ताल्लुक है, पाकिस्तान सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज़ एक मैंने जो देखी है वो ख़तरनाक है कि हर आदमी एक दूसरे को करप्ट करता है। जी हाँ। लेकिन कोई आदमी अपने गिरबान में मुंह डाल के देखने के लिए तैयार नहीं कि वो बजाते खुद क्या है। ठीक है। करप्शन के एलिगेशन लगाना और उसको प्रूव करना दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी। मैं किसी के ख़िलाफ़ करप्शन के एलिगेशन नहीं लगाता उस वक्त तक जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये आदमी करप्शन में इन्वॉल्व है। एक बात। ठीक है। दूसरी जो सूरत हाल है हमारी इस वक्त का जो सिचुएशन है, पिछले 8 महीने से जब से मैं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट बना हूँ, मैंने ये बात बड़े गौर से नोट की है कि हमारे यहाँ इस पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए जिस नेक नीयती की ज़रूरत है वो इस्तेमाल नहीं हो रही। कोशिश ये हो रही है कि बजाय पाकिस्तान को मसाइल से बाहर निकालने के, पाकिस्तान को मसाइल के अंदर धकेला जा रहा है, जिसका एंड मुझे कोई नज़र नहीं आता। पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपने सियासत है और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने आवाम में ग्राफ बनाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज में बात करती हैं। बेशक। मैं अमूमन एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल में सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है, पहले भी कहा और आज आपकी मौजूदगी में भी कहता हूँ, बलूचिस्तान का मसला है। ठीक है। बलूचिस्तान के मसले में मुझे पॉलिटिकल पार्टियों का कोई मसला मुझे नज़र नहीं आया। यहाँ तक कि जो कौमी कॉन्फ्रेंस मैंने इस्लामाबाद में की, एक कंसेंसस से एक डिक्लेरेशन भी पास हुआ, सारा कुछ है, लेकिन आज भी बलूचिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान के 3 सूबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पॉलिटिकल पार्टियाँ मसाइल की बात तो करती हैं, लेकिन बलूचिस्तान के मसले का कोई बात नहीं करता और कि किसी मसले का हल कोई। हाँ, और मसले का नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि पहले हमें नेक नीयती से ये बात तय कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान को क्या हमने मसाइल से निकालना है या मसाइल के अंदर धकेलना है। अगर मसाइल से निकालने की बात है तो फिर हमें तमाम लोगों को नेक नीयती से एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर इस कौम को एक लाइन ऑफ एक्शन देना चाहिए, एक लाइन ऑफ एक्शन देना चाहिए। मैं एक बात से भाई साहब की इत्तेफाक नहीं करता हूँ। इन्होंने ये कहा कि ये ख़ुद उस शख्स को करप्ट नहीं कह सकते जो बाकायदा कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव ना हो। मैं इनसे पूछता हूँ कि मुझे 10 नाम गिना दीजिए जो करप्ट हों पाकिस्तान में इस एतबार से, ठीक है ना? ठीक है, जो कि साबित हो गए हों। हाँ, जो कि साबित हो गए। अच्छा, लिहाजा आप लोगों की परसेप्शंस पर पर्दा डालेंगे। मिसाल के तौर पर लोगों की परसेप्शंस हैं कि करप्शन है। दूसरा सवाल मेरा इनसे ये होगा कि करप्शन है या नहीं है। अच्छा, करप्शन है मगर कानून और सिस्टम ऐसा है कि पकड़ता नहीं है। अच्छा, जो सियासी मूवमेंट होता है ये परसेप्शंस पर चलता है लोगों के माज़ा के साथ। देखिए फिर तो अगर मैं जरदारी साहब को कह सकता हूँ या राजा परवेज साहब को कह सकता हूँ, मैं यार तो एग्जैक्टली, तो फिर जिस पे चाहे जहाँ चाहे जरूर हाथ डाल दें तो बेईमानी है ना। और कहना पड़ेगा नहीं जरूर कहें, क्योंकि मुझे वो फिल्टर नहीं मिल रहा। मैंने एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपकी बात कि मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी से मेरा डिस्प्यूट चल रहा है। कल परसों हमने किसी अखबार में उसने खबर लगाई हुई है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ का फ्रॉड कर दिया, जबकि मेरे पास फंड ही इतने नहीं हैं। तो इस टाइप के एलिगेशन को कम से कम साबित करना, देखना ये चीजें बड़े आसान होता है। किसी की बेइज्जती तो कर दी ना, बेइज्जती करने जिसका जाए कर लें आप। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। इसका हम भी मजाकन कह देते हैं जी वो राजा परवेज चोर हैं, तो मैं भी गिलानी साहब ये साबित कुछ नहीं हुआ ना। मैं कह रहा हूँ मैं गूंगा हो जाऊँ फिर एज फार एज करप्शन इज कंसर्न। पॉलिटिकल पार्टीज इसको उसमें से निकाल, इस पे बहस करते हैं, इसको निकाल, मतलब बहस से निकाल ही देना, करप्शन को बाहर फेंक दें कि है ही नहीं। अगर है तो नहीं, हम कब कहते हैं कि करप्शन है, अगर है करप्शन, लेकिन मैं प्रूव करूंगा। कोर्ट्स ऑफ लॉ ने प्रूव करना था, ये वकीलों ने प्रूव करना था, ये जजेस को उन केसेस को चलाना था। मैं तो मासूम, मेरी तो जेब कट रही है, कानून आपका पकड़ने नहीं दे रहा है, और फिर आप आकर यहाँ पर ये कहें कि जी कहो भी मत। लिहाजा मैं तो गूंगा हो जाऊं, जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर वो होता है। खुद अदलिया की बात कर रहे हैं कि 8 साल तक नहीं पकड़ा ना आपने जरदारी साहब को, नहीं पकड़ा ना 10 साल में पकड़ा जाएगा, है ना? तो इट इज नो क्रेडिट टू द सुप्रीम कोर्ट लॉज ऑफ पाकिस्तान एंड द वे दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। मेरा सवाल, मेरी बगावत इसी बात से है ना, कि मेरे प्रोटेक्शन फिर कौन करेगा? और मैं आप कहें कि जी अब खामोश भी हो जाओ, कहो भी मत,
कि फलाना लेकिन सर मैं शौकत साहब से जाऊँगा, लेकिन वापस मैं एक मौजूद पे जाऊँगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये भी तो शिकायत कर रहे हैं कि हम केस बनाते हैं, टेररिस्ट को पकड़ते हैं, कातिल को पकड़ते हैं, अदालत में छोड़ देती है। दैट इज अ लकूना। नहीं, केसेस नहीं है, नहीं लॉज नहीं है, यू विल हैव टू रिवाइज दोज लॉज कि जिस तरह से आप करें एक तो, लेकिन अदलिया को भी तो दूसरे। अच्छा चलिए, मैं शौकत साहब की फिर वापस आता हूँ। शौकत साहब, ये बात हो रही है यहाँ पे, कहा जा रहा है कि जी मैलिफाइड इंटेंट है और आपकी टाइमिंग बिल्कुल गलत है, और बाकी ये कि जो आपका अदलिया से कॉन्फ्रंटेशन है वो, और जैसे यासिन साहब ने फरमाया कि अगर आपने ये पास करा लिया और उसके बाद जो पिंग पोंग चलेगी बिटवीन कोर्ट्स एंड यू, वो एक और नया क्राइसिस क्रिएट किया जाएगा, जिसके बाद आप फिर शोर मचाएंगे कि देखो अदलिया हमारी मानती नहीं, अदलिया हमारी मानती नहीं। फरमाइए क्या कहिएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। हम किसी किस्म के तसादम की राह पे नहीं जा रहे। मेरा आप अभी मैं उस बात पे कायम हूँ कि अभी तक आज की तारीख तक तौहीन अदालत का कोई कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। हम तौहीन ये तो काम पार्लियामेंट ने करना है, या तो कहें कि पार्लियामेंट ये काम ना करे। अगर तो ये पार्लियामेंट का काम है तो इन्हें कानून साजी करना, तो भाई वो कानून नहीं, शौकत साहब उस पर तो बात हो गई, उस पर तो बात हो गई। पॉइंट ये कि आपकी टाइमिंग गलत है। फैसल साहब, और भी कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन और बनने की जरूरत है। पाकिस्तान का क्या हाल है, इसी अखाड़े में यही बैटल चलेगी क्या? एक तो टेलीफोन पे हूँ, दोनों भाइयों ने, मैं किसी के दरमियान में नहीं बोला। फरमाइए मेरे ख्याल में यहाँ पे ना तो किसी को अदलिया का स्पोक्समैन बनना चाहिए, ना ही किसी को अदलिया के बैलेंस का किरदार अदा करना चाहिए। हर किसी को जो ये यहाँ बैठे अपने आप को बड़ा सूरमार खान और बड़े बड़े नेक आदमी जाहिर कर रहे हैं, नेक हर अल्लाह ताला हर किसी का पर्दा जो है ना वो छुपाए। मेरा ख्याल है कि हमें तो ये आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं शौकत साहब? मैं जिनकी तरफ भी इशारा कर रहा हूँ, जो भी सुनामी खान के यहाँ नुमाइंदे बैठे अपने आप को फरिश्ता किरदार, अगर मैं बातों पे हो जाऊँ ना, मैं नहीं चाह रहा कि अब मैं शौकत साहब आप मेरे दोस्त हैं तो इजाजत दी एक बात कहने की, आप मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, अच्छी खासी हम लाइन पे चल रहे थे, आपने लाइन शेयर दी ना। देखे ना अभी मैं ये जा रहा था कि बातें बड़ी सॉलिड और कंक्रीट बातें। अच्छा चलिए, कहिए बन गया। यासिन आजाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि यहाँ पे आजकल बतौर फैशन यूज किया जाता है ताकि लोगों में ये जाए कि जी मैंने ये देखा उसको करप्ट कह दिया। भाई हर किसी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमें भी पता है कि खान साहब के क्या क्या दुनिया के अंदर मामला चलते रहे। अब हम इन बातों पे नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ। पढ़ना नहीं चाहते तो फिर कहते क्यों हो? सुन ले कहोगे तो पढ़ो। 10 यार सुन ले यार, प्लीज यार, ये इसको खड़ा मत बनाए, मेरी बात सुन ले। मैं टेलीफोन पे हूँ, हमारे खिलाफ आपके पास सबूत हैं। अगर आपके पास देखें 2013 में मेरा सवाल कुछ और था। 2013 में हम फैसल भाई सदर नहीं होंगे ना, तो उसके बाद सबका यहाँ पाकिस्तान सबने यहाँ रहना है। आप भी, अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी दे, इन लोगों को भी दे जो आइन को तोड़वाना चाहते हैं। अदालतें अगर आइन को तोड़वाना चाहती हैं। शौकत साहब, मैं मुझे कता कलाम बहुत शर्मिंदगी के साथ मैं कता कलामी कर रहा हूँ। यासीन आजाद साहब ने बात की कि भाई मेरे आपकी इंटेंट मैलिफाइड है, इसकी टाइमिंग गलत है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि आप, क्योंकि आपका एक और केस लगना है, आपके हालिया वज़ीर आज़म जिस वजह से आपने एक डिप्टी वज़ीर आज़म क्रिएट किया, चंद दिन के बाद वो केस फंसना है 3 दिन के बाद, और इनकी भी फरागत के चांसेस हो सकते हैं खुदा ना खास्ता। तो आप उसके चक्कर में इमरजेंसी में लॉ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में क्या फरमाइएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 12 तारीख आएगी, आप देखेंगे हम उसके अंदर अपना जो जवाब देंगे वो बिल्कुल वही देंगे जो आइन और कानून कहेगा। वही जो पिछले वज़ीर आज़म ने दिया था कि मैं नहीं लिखता। नहीं, पहला जो चीफ जस्टिस साहब का गैर कानूनी और गैर आईनी ऑर्डर है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो वो जो कहते हैं कि मैं आइन का मुहाफिज हूँ, मेरे ख्याल में उन्होंने आइन की धज्जियां उखाड़ के रख दी और एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जो कि किसी सूरत भी एक नॉन इलेक्टेड लोग उठ के इलेक्टेड पार्लियामेंट को और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकालना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर आप जरा सोचो, अगर दें तो ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये आने वाला मुहर्रम साबित करेगा कि ये तो। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अगर वो ऑर्डर इतना खराब था, लाइन की ड्रॉप हो गई, नहीं तो आप कह लीजिए, फिर दोबारा मिलाते हैं। सिर्फ ये है कि अपील क्यों नहीं की? अपील करनी चाहिए थी, अपील नहीं की तो एक्सेप्ट भी। सर आपसे भी शिकायत है कि अदलिया को पीपल्स पार्टी नाराज क्यों अदलिया से इतनी सारी? देखिए सर, जहाँ तक नाराज़गी का ताल्लुक है, मैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ब्रीफ होल्ड नहीं करता। और इनकी बड़ी एक अहम बात है, मैं चाहता हूँ उस पर आए कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास प्रोग्राम नहीं है। इन्होंने बलूचिस्तान की बात की तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टी इसमें भी रोशनी साहब को पहले डिसमिसल हुआ, क्या वो सही था गलत था? अब तो हम इस पे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। देखें, पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर, मेरा शुरू से मौक़िफ़ ये था कि जो स्पीकर है वो पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा करता है, स्पीकर डायरेक्ट जजमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, अगर इस चीज़ को पॉलिटिकली ये रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमीशन के पास भेज देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त भी ये था कि चीफ इलेक्शन कमीशन स्पीकर की रूलिंग के बाद भी इस पोजीशन में था कि मामले को टेकअप कर सकता था। राइट,
लेकिन वो मामला नहीं हुआ और उसके बाद ये मामला बजाय इसके वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोर्ट चला गया। और कोर्ट में क्योंकि अगर ये मामला इलेक्शन कमिश्नर के पास जाता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले प्राइम मिनिस्टर को कौमी असम्बली की सीट से अंडू करते, डिस्क्वालीफाई होकर फिर घर चले जाते। मुमकिन है इतना हार्ड जजमेंट जो है वो सामने नहीं आता जी। जजमेंट तो सज़ा के तौर पे बाद में जो आया डिस्क्वालिफिकेशन का वो अपनी जगह है और कोर्ट के जजमेंट को हम तमीरी तौर पर क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में एडवाइस किया गया और मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसकी वजह से कोई लोग नाराज़ भी हुए, मैंने ये कहा था कि 100 रुपये में वकालत ऐसी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आई एम सॉरी टू से। दूसरा मैंने ये कहा था कि पता नहीं एतजाज़ ने पीपल पार्टी से किसी बात का बदला लिया, तो वो एक काफ़ी इशू बन गया था। मैं मज़ीद उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये सूरत हाल जो थी बड़ी मेरे नज़दीक बात में सर गहराई है। हाँ, क्योंकि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है सर, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। मेरे हिसाब से यहाँ क्रिमिनल के एक्सपर्ट वकला की एक टीम को वहाँ ले जाना चाहिए था। सिविल के वकील को नहीं ले जाना चाहिए था। मैं सिविल का वकील हूँ। वो सिविल और क्रिमिनल तो हो ही नहीं रहा था ना, वहाँ तो सियासत हो रही थी। हिस्टोरिकली भुट्टो साहब का भी जो केस है ना, लोग ये कहते हैं कि वो भी क्रिमिनल लॉयर के थ्रू बेहतर प्रोसीड हो सकता है। बिल्कुल नहीं, मैं इसकी वजह बताऊं। नहीं वहाँ यह के बेगम भट्टो ने साहब वाज नॉट अ क्रिमिनल नहीं, जो मेरे पास मालूमात हैं उसमें ये था, पहली बात यह है कि भट्टो साहब का केस बजाय सेशन कोर्ट में ट्रायल किया, अपने डायरेक्ट हाई कोर्ट किया और एक अपील का राइट उनसे छीन लिया। नंबर 2, जब वो हाई कोर्ट में चला तो वकला ने जो उनको एडवाइस किया, जितने विटनेसेस आए उन पर क्रॉस नहीं हुआ। और क्रिमिनल लॉ की बेसिक जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन है, क्योंकि डाउट जब तक आप किसी केस में क्रिएट नहीं करेंगे नहीं होगा। मेरी मालूमात के मुताबिक उस वक्त बेगम भट्टो ने याद महमूद ने जो क्रिमिनल के जो टॉप मोस्ट लॉयर थे अप्रोच किया और उनको कहा कि आप ये केस चलाएं, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ 3 महीने तक आर्गूमेंट करूँगा और ये केस रिमांड कराऊँगा, मैटर दोबारा चलेगा। इनकी तरफ से डिमांड ये था कि ये केस लंबे पीरियड के लिए चलना चाहिए, शायद कोई मामला हो। तो ये एक लंबी डिटेल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जिसकी वजह से मामला वो जो ख़राब हुआ। लॉ जो है उसमें इसीलिए कहते हैं कि कॉमन सेंस इज़ द फाउंडेशन ऑफ एडवोकेसी। इसका मतलब नहीं है कि खाली किताबें पढ़ के आप जो कुछ हैं, कुछ चीज़ें मौके और के मुनासबत से आपको करनी होती हैं। जो तो अब जो सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क की हो रही है, मैं एक बात की बिल्कुल वजाहत कर दूँ और मैं ये पसंद करता हूँ ये बात कि ये कल जो चीफ साहब का स्टेटमेंट है